बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि किसी बड़े आदमी से, किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े मंत्री से आप मिलें और आपको सोच में ये लगता हो कि वो कैसे दिखते होंगे, कैसे काम करते होंगे, और जब मिले तो ऐसा लगे अरे ये तो आपके हमारे जैसे ही हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मंत्री जो कामकाज करते हैं उनका उस कामकाज से, उस मंत्रालय से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं होता, लेकिन जब आप किसी ऐसे मंत्री से मिले कि लगे अरे इस कुर्सी के लिए तो यही आदमी एकदम परफेक्ट है, तब बात करने का मजा कुछ और ही होता है। जी हाँ, ऐसे ही नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के इस खास उपलक्ष्य में हम ऐसे एक मंत्री जी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो एकदम परफेक्ट है, जहां है वहां पर, उस कुर्सी के लिए, उस काम के लिए। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश प्रभु साहब, जो इस वक्त कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देख रहे हैं, और साथ ही सिविल एविएशन भी। प्रभु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहली चीज तो ये कि कॉमर्स और इंडस्ट्री अगर कोई सबसे बेहतरीन तरीके से समझ सकता है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है, राइट? और आपके पास 1 डजन से ज्यादा मंत्रालय संभालने का अनुभव है, लगभग 2 दशक से ज्यादा आप लोकसभा में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। ये बताइए, इस 4 सालों में जाहिर सी बात है सरकार ने तो बहुत कुछ कामकाज किया है, हमारे सामने भी आया। मैं सुरेश प्रभु साहब से जानना चाहता हूं, 4 साल में आपने क्या खास काम किया, क्या ऐसी खास 4 काम किए आपने इस सरकार के दौरान, ये मैं जानना चाहता हूं। मैंने क्या किया जी देखिए, एक तो इसमें से लंबे समय तक मैं रेल मंत्री था, 3 साल राइट तक, इसीलिए रेल मंत्रालय में जो काम किया वही ज्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि 3 साल तक उसी में ज्यादा सफर उसमें हुई, अभी का बाद में बता। तो पहली बार रेल में सालों से एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि निवेश नहीं हो रहा था। निवेश न होने के कारण जो सेवाएं देने की जो स्थिति में रेल थी उसमें भी बड़ी मात्रा में कमी आ रही थी। हमारी पटरियों को नूतनीकरण नहीं किया था, हमारी रेल के कोई भी स्टेशंस में भी आप जाएंगे तो वहां कोई एस्केलेटर नहीं था, कुछ भी नहीं थे। तो हमने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए देश के इतिहास में पहली बार मैं कहूंगा मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है जी कि हमने 8,54,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। तो सब लोगों ने कहा 8,54,000 करोड़ का बजट बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आएगा पैसे कहां से आएंगे? तो मैंने बोला, जैसे अंग्रेजी में कहेंगे कि वेट हनी आई विल शो यू द मनी। तो हमने 1,50,000 करोड़ रुपया बजट प्रेजेंट होने के तुरंत बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से धन लिया। राइट। रेल के अधिकारी मुझे पहले कहते थे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन पैसा ही नहीं है, पैसे के बिना काम कैसे होगा? और पैसा लाने के लिए हमारे पास एक ही तकरीब थी कि वित्त मंत्री के पास जाइए और वहां जाके रोइए कि कुछ करिए, वापस आके कहिए कि मैं तो कुछ बहुत करना चाह रहा था लेकिन धन नहीं मिला। तो मैंने कहा वित्त मंत्री के पास ऐसी थोड़ी स्थिति है कि बहुत पैसा पड़ा है और कुछ खर्चा करने में उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए स्थिति हमने बदल दी, धन लाया। बाद में इसका नतीजा यह हुआ कि 16,500 किलोमीटर सिर्फ इतने सालों के बाद रेल में डबलिंग ट्रिपलिंग हुआ था, हमने 20,000 किलोमीटर को सैंक्शन किया। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन 85% लाइंस इलेक्ट्रीफाई करने का काम शुरू किया। हमने स्टेशन के ऊपर कभी वाईफाई नहीं थे जी, नहीं, सबने वाईफाई दिया। ट्रेन में सफाई की बहुत बड़ी चिंता रहती थी, सफाई दी। हमने आम आदमी को लेके बड़े अच्छे सफर करने वाले तक यानी अंत्योदय एक्सप्रेस भी शुरू की। हमने साथ ही में रेल के पैसे बचाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन से 41,000 करोड़ रुपया 10 साल में बचेगा, इसके लिए भी प्लान बना, उसकी हिसाब से काम चल रहा है। साथ ही में खान पान सेवा में फर्स्ट टाइम ई कैटरिंग की सेवा शुरू की कि सिर्फ आपको ये दिक्कत नहीं है कि हमारा यही खाना खाइए नहीं तो नहीं खाइए, तो आप जो ऑर्डर करना चाहते हो ऑर्डर कर सकते हैं। यानी ये सभी चीजों के ऊपर रेल में काम करने की हम लोगों ने शुरुआत की। और मैं कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से लेकर जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राइट, वो पहले से चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हमने उसको 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, करीबन 85% टेंडर्स हमने पहले 1.5 साल में दे दिए। यानी धन आया, मन लगाया और तन से भी लोगों को दिखाई दे रहे कि क्या काम हो रहे हैं। तो ये इसके लिए मैं बताता हूं कि रेल सही मायने में पटरी पे चलने की शुरुआत हम लोगों ने उस समय की, और सुरक्षिता को ध्यान में रखते पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने धन सिर्फ सुरक्षिता के लिए। और आपने देखा होगा कि लगातार हमारे 4 साल में
जो हादसे होते थे उनमें हमेशा कमी आती गई, और ये साल में तो सबसे बड़ी कमी ये साल में दिखाई दी है, और अगले साल भी आप देखेंगे और कमी होगी। तो कहने का मतलब तो रेल का हो गया। मैं दूसरी बात आपको कहता हूं कि जो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एविएशन की, एविएशन में भी हमने पिछले 4 साल में जो काम किया है सरकार ने, ये मैं मानता हूं उल्लेखनीय सिर्फ नहीं है तो ऐतिहासिक भी है कि रेल के सभी लोगों को, जो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हवाई चप्पल पहने वाला आदमी हवाई जहाज में जाना चाहिए, ये असलियत में बात बन गई। आज हमारी एक उम्मीद है कि 56 नए एयरपोर्ट खोले जाए, जहां जहां पर आबादी है वहां के हर लोगों को संधि मिले, और साथ ही में हम एक कोशिश अभी करें, क्योंकि ये सब इतनी बड़ी मात्रा में हवाई सफर करने वाले की लोगों की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि हमको हवाई जहाज लगेंगे। तो हवाई जहाज से हम आयात करते रहेंगे तो भी हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के तरफ में आता हूं, क्योंकि आयात करने के लिए मेरे भी दिक्कत आएगी। तो हमने एयरलाइंस को कहा है कि, और हमारी सभी सेक्टर को, कि हम यहाँ पे निर्यात, अब हम उसको बनाने की शुरुआत करेंगे, आयात नहीं करेंगे। विल मेक इट हियर इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया। तो एक ये सब है। कॉमर्स इंडस्ट्री में मैं आपको कहता हूं कि ये साल में 17-18 में हम लोगों की निर्यात पिछले 6 साल में सबसे बड़ी निर्यात इस साल में हमने रजिस्टर किया, और वो भी तब जबकि रुपया इतना मजबूत हुआ था उस समय, उसके बावजूद भी हमने अच्छा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रुपया मजबूत होने के बावजूद भी निर्यात 6 साल में सबसे ज्यादा निर्यात इस बात में। अभी हम लोगों ने जो काम करने की शुरुआत की है उसमें अलग अलग, अभी इस साल में प्लान बना है कि अगले साल में भी निर्यात पिछले साल से कैसे बढ़े। इसके लिए सभी जो लाइन मिनिस्ट्रीज है उनकी पहली बार, ऐसे कभी हुआ नहीं था, क्योंकि वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सब कॉमर्स पे छोड़ देते थे। हमने कहा नहीं बॉस, हम एक ही सरकार से जुड़े हुए, एक ही देश के सब नागरिक हैं, सब मिलकर कोशिश करेंगे कि निर्यात किस तरह से बढ़े। सभी मंत्रालयों को साथ में लेकर हम लोगों ने की। अभी हमने डीजीएफटी से पूरा प्लान बनाया है, कौन से सेक्टर में, कौन से देश में कौन सा प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, उसका मार्केट रिसर्च भी किया गया और उसके ऊपर हमने काम करने की शुरुआत की। साथ ही में अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में आपने देखा होगा कुछ 6-8 महीने से 1 साल में हमारी औद्योगिक विकास भी बहुत बड़ी तेजी आई है। बिल्कुल। और कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जाहिर किए उसमें लिखा है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी हमारे जीडीपी से जो 7.4% अभी जाएगा उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये साल में और बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी, इसके लिए हमने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है। वो अभी हमारी तो मान्यता हो गई, अभी हम अब और मंत्रालय से सलाह मशवरा कर रहे, होने के बाद में उसको भी जाहिर करेंगे। कब तक आने की तैयारी है सर उसकी? मुझे तो लगता है अभी किसी भी दिन होना चाहिए, क्योंकि वो कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट पास करेगी तो हो जाएगा जी। दूसरी बार हमने एक नई तकरीब दे दिया, आप, मुझे लगता है कि आप जैसे आदमी उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। देश का जीडीपी बढ़ने के लिए जी सिर्फ हम दिल्ली में काम करके जीडीपी नहीं बढ़ सकता। दिल्ली में जो काम करना है मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करनी चाहिए, लेकिन जब तक वो ग्रोथ रेट स्टेट में नहीं आएगा और सभी स्टेट का मिलके कुल मिलके जो बनता है वही तो जीडीपी होता है, लेकिन स्टेट में कैसे आएगा जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बढ़ेंगे। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेड ग्रोथ का एक नया कॉन्सेप्ट लाके काम शुरू किया और 6 जिले 5 राज्यों के उसमें चुने हैं, जिसमें हमने काम करने की शुरुआत भी की। और साथ ही में इस सरकार की हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोगों ने 144 से लेकर 100 तक लाया और अब 50 में लाने की कोशिश करें। लेकिन साथ साथ में ये सुन के भी आपको खुशी होगी कि हर जिले को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आम आदमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ताल्लुकात कैसे आएगा, जिले में आएगा। यदि कुछ छोटा सा कारोबार भी लेवल तक चले जाए उसको परेशानी वहीं पे होती है। तो उसको टालने के लिए और इस समस्या को पूरी मात्रा में निवारण करने के लिए हम लोगों ने जिले के स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शुरुआत की। साथ ही में हर जिले की जो विशेषता है, हम मानते हैं बनारसी साड़ी तो बनारस की होनी चाहिए, लेकिन बनारसी साड़ी के नाम से कोई केरला में साड़ी बेच रहा है तो सही नहीं, केरला के अलग प्रोडक्ट है, उनको तो हम बढ़ोतरी देना चाह रहे हैं, जो जहां की खासियत है हाँ उसे बढ़ावा बिल्कुल। तो इसके लिए हमने एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के हद से काम शुरू किया। स्टार्टअप इंडिया मैं कहने के लिए मुझे खुशी है, कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को उससे संबोधित किया जी कि आज 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे मंत्रालय में रजिस्टर्ड है। और मैं तो समझता हूं स्टार्टअप कितने रजिस्टर्ड नहीं है उसकी संख्या तो उससे बहुत बड़ी है। तो ये एक बड़ी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने जो विजन दिखाई उसके तहत एक कार्यक्रम आज शुरू हुआ है और मैं मानता हूं उसको कहां तक जाएगा उसका अनुमान कोई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये 4 साल फायरिंग द इमेजिनेशन, तो आपकी इमेजिनेशन क्या है किसी को पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं करता तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन वंस यू फायर द इमेजिनेशन उस कहां तक पहुंचेगी उसका अनुमान कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह की आज एक लेटेंट पावर हमारे देश में जो चीज छुपी हुई शक्ति उसको आज पूरी मात्रा में
बाहर लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी किया। ये भी हमारी देश समाज सरकार की 4 साल की उपलब्धि और बड़ी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात है। नई इंडस्ट्री है, आप खुद कह रहे हैं कि अभी साल भर हुआ है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है सिविल एविएशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री। अब जो 1 साल है इस टर्म का, अगली टर्म तो और मिलेंगी, लेकिन इस साल का जो इस टर्म का जो 1 साल है, इसमें क्या बड़ा करने का इरादा रखते हैं आप? देखिए, एक तो हमारी एविएशन में जैसे मैंने कहा कि हम एक नीति काम शुरू भी किया। मैंने मेरे टास्क फोर्स में बनाया, मेरे अध्यक्षता में, एरोप्लेन मैन्युफैक्चर के लिए जी। मैं WTO की मीटिंग के लिए पेरिस में गया था पिछले हफ्ते, तो मैंने वो कार्यक्रम के अलावा जाके एयरबस के सभी लोगों को मिलके उनको भी कहा आप आइए। मैं भी जा रहा हूँ यूएस के साथ, हमारा जो थोड़ा सा चल रहा है टकराव, तो उसको ठीक करने के लिए मैं भी यूएस जा रहा हूँ। तो उस समय भी मैं जाके बोइंग के सीईओ को मैंने बुलाया मिलने के लिए, उनको भी कहूंगा यहाँ मैन्युफैक्चर कीजिए। तो एक साल में हम ये कार्य करें। दूसरे ड्रोन मैं कहता हूं इतनी बड़ी मात्रा में उसका विस्तार होने वाला है जी। कि जो यदि सिर्फ हम उसको भी आयात करते रहेंगे तो हम एक आयात करने वाले देश रहेंगे। तो उसको किस तरह से निर्माण किया जाए वो देख रहे हैं। अच्छा। साथ ही में हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, कृषि निर्यात नीति पहली बार बनाई। राइट। वो भी अभी फाइनल हो गए, उसका भी कैबिनेट से अप्रूवल लेके करेंगे, 1 साल में करेंगे। उसको जोड़ते हुए हम एक हॉटस्पॉट ढूंढ निकाल रहे हैं कि कहां से कौन सा कृषि माल निर्यात हो सकता है। जैसे कि अब प्याज तो खाते हैं, लेकिन पता नहीं प्याज कहां से आता है। तो प्याज ज्यादा करके आता है लासलगांव से। हम आलू खाते हैं, मालूम नहीं आलू कहां से आते हैं, क्योंकि आलू तो सब जगह होते हैं, लेकिन वैसे भी ज्यादा करके हमारे सेब जैसे हिमाचल से आते हैं, उसी तरह से आलू हमको अलग अलग तरीके से गांव से मिलते हैं। आपको संतरे खाने हैं तो आपको मिलेंगे नागपुर के ही मिलेंगे। तो इसलिए जो इस तरह की जो विशेषताएं, खूबियां हैं, वहीं पे हम निर्यात करने के लिए भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। वहीं पे एयर सेवा भी देंगे ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जाए। और मैंने इस बात की सभी यूएई के मंत्री, सऊदी अरेबिया के मंत्री, गल्फ कंट्रीज के देशों के बात की इसलिए की है क्योंकि वहां पे निर्यात हो सकता है। हमारे सब्जी जा सकती है, हमारे फल जा सकते हैं, हमारे फूल जा सकते हैं, और इससे हमारे किसानों को बड़ी मात्रा में लाभ होगा। क्योंकि हमारे किसान क्या सोचते हैं कि यदि मैं कृषि माल ज्यादा उत्पादन करता हूं तो कीमत गिर जाती है, बेचूंगा कहां, और बेचूंगा तो सस्ते में बेचना पड़ेगा। इसमें एक ही तरीका है कि आप उसको निर्यात करें। क्योंकि प्याज के उत्पादन बढ़ गया, इसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ज्यादा प्याज खाऊंगा, तो उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो उसको एक्सपोर्ट करना यही बात है। तो ये सब हम इस साल में करेंगे। साथ ही में औद्योगिक नीति को फाइनल करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम इसलिए बताया कि नए उद्योग बढ़ाने के लिए, उसको भी हम इस साल में उसको फॉर्मल रूप देंगे। एविएशन में भी हमारे जो उड़ान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जो नई योजना बनाई है, उसको भी और गांवों को जोड़ने का काम भी इस साल में करेंगे। तो मुझे लगता है इस साल में हम पूरी मात्रा में जितना और काम कर सकते करेंगे। क्योंकि लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की उड़ान 19 के बाद भी चलेगी, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी पायलट रह के ही उसको चलाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग 19 तक इस काम को पूरा करेंगे। इस जवाब में आपने मेरे कई सारे सवालों के जवाब दे दिए जो मैं पूछना चाहता था। लेकिन एक चीज, ट्रंप साहब पूरी दुनिया को डरा रहे हैं ट्रेड वॉर के नाम पर, और हमारे तरफ भी थोड़ी सी उनकी आंख टेढ़ी है। वीटो उन्होंने यूज किया है भाई हमारी MEIS। अब ये बताइए अमेरिका को अपने साथ में कैसे लेंगे ताकि हमारी जो ये एक्सपोर्ट के ऊपर जो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? देखिए, तो एक बड़ी गहरी समस्या है। आपने देखा होगा कि अमेरिका का और यूरोप का रिश्ता काफी पुराना है जी। अमेरिका के 2 बड़े पड़ोसी है, एक तो कनाडा और एक मेक्सिको। कनाडा का और उनका रिश्ता इतना करीब है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो 91 से हमारा कोड आता है, कंट्री कोड 91, दूसरे अलग अलग देशों का अलग है। यूएस का और कनाडा का कोड भी एक ही है, 1 से शुरू होता है। इतने क्लोजनेस है। वो वहां पे नेशनल बास्केटबॉल खेलते हैं तो वो भी कहते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, लेकिन कनाडा उसमें रहता है। इतने करीबी रिश्ता होने के बावजूद आज कनाडा का उनका बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। यूरोप के साथ में इतना पुराना रिश्ता, नाटो पार्टनर्स है, उसके बावजूद भी लड़ रहे। तो सबके साथ, जापान के साथ, कोरिया के साथ, चीन के साथ तो उनका चल ही रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कोई देश के साथ नहीं चल रहा है। हम उनको, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उनको साथ में लाएंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारी जो असलियत है उनको बताएंगे। हमारी असलियत यह है कि आज भी हमने यदि अमेरिका के साथ में कोई व्यापार का सौदा किया, उसके कारण यदि देश को कुछ लाभ हुआ, तो उस लाभ से हम अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका को हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं है। तो अमेरिका और भारत यदि दोनों मिलकर साथ मिलकर हमारी दोनों की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी देते हैं, तो उससे ना तो अमेरिका को खतरा है, ना हमारे देश को खतरा है।
और ये भी एक असलियत है कि आज अमेरिका और भारत एक देश की, हमारी तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका की भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो दोनों को लाभ होगा। एक और समस्या सर जो आ रही है वो ईरान को लेकर है। अमेरिका चूंकि सैंक्शंस लगाने के मूड में है और हमारे ईरान के साथ वैसे रिश्ते काफी बेहतरीन रहे हैं और जो आपने रूपी डील की है उनसे कच्चा तेल लेने के मामले में समझाया जा रहा है कि बैंक्स कह रहे हैं भाई अगस्त के पहले हफ्ते तक आप ये सब खत्म कर लीजिए क्योंकि उसके बाद डील चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं। तो इस पर सरकार क्या करने वाली है? ना, ये बिल्कुल अहम पॉइंट है। देखिए, हमारा और ईरान का रिश्ता सिर्फ व्यापार से ही सीमित नहीं, कहीं ज्यादा है, गहरा रिश्ता है, काफी पुराना रिश्ता है, सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है जी। तो ये हम अमेरिका को बात साफ बताएंगे कि हम सैंक्शंस को, आपके जो सैंक्शंस है वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका का और ईरान का जो है वो चलेगा, लेकिन भारत और ईरान का जो एक रिश्ता है। और दूसरी बात यह है कि हम वहां से ऑयल लेते हैं, वहां पे हम लोग चबार पोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए हम कोशिश करें, वहां पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमारी काम चले, मैं रेलवे मंत्री था उस समय भी हमारी काफी लंबी बातचीत हुई थी जी। तो ईरान के साथ हमारा जो गहरा रिश्ता है, ईरान के मंत्री भी मुझे अभी मिल के गए, तो इस रिश्ते को हम उनको बताएंगे। और ये असलियत है कि कोई अमेरिका का हमारा रिश्ता तो अच्छा ही है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अमेरिका का रिश्ता अच्छा है इसके लिए हम अमेरिका के जो भी कुछ गलत स्थिति में उनके साथ भी हम बुरा रिश्ता बनाएंगे। अमेरिका के साथ अच्छा रख सकते हैं, उनके साथ भी रख सकते हैं, इस बात को हम अच्छी तरह से उनको समझाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की बात को जरूर मानेगी क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा देश ऐसा है कि हमारी पूरी पारदर्शिता हमारी विदेश नीति में भी है और हमारे पूरे बर्ताव में भी पारदर्शिता है। हम कुछ छुपे छुपे किसी को कुछ नहीं करेंगे। हम ईरान के साथ यदि ऑयल लेना चाहते हैं उसकी बात है, इसमें एक रुपी का ट्रेड कैसे बने उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिका और हमारा रिश्ता एक बहुत अहम रिश्ता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो आपकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है उस पर एक दो सवाल लेना चाहता हूं। एक और देखिए, आपके ऊपर प्रेशर है कि किराए बढ़े ना ताकि कंज्यूमर्स, आम जो हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में यात्रा कर सके। दूसरी तरफ कंपनियां पैसा नहीं बना रही है, चाहे वो एयर इंडिया हो या फिर इवन प्राइवेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज ने भी इस बार तिमाही घाटा किया है। तो इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाएंगे आपकी? एक तरफ कंपनियां भी जिंदा रहे, थोड़ा बहुत पैसा बनाती रहे ताकि चलती रहे, दूसरी तरफ आम नागरिकों पर जो हवाई यात्रा करने वाले हैं उन पर बोझ ना पड़े टिकट का। ये बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल अच्छी तरह से उसको मेरे सामने रखा है। बिल्कुल सही है कि एक तरफ यदि कंपनी पैसा नहीं बनाएगी तो विस्तार नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा तो सबसे बड़ा नुकसान जो सफर करने वाले उनका ही होगा। और दूसरी तरफ ये भी नहीं होना चाहिए कि सफर करने वालों को सफर करना पड़े, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो इसलिए हम लोगों ने एक बात की है कि एक तो उनकी जो नीति है, प्राइसिंग नीति है या उनकी, उसमें हम उसको हम मैक्रो मैनेज नहीं करते, लेकिन साथ में पहली बार ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, हमने उसको कुछ दिन पहले लोगों के सामने रखा है, कुछ 15 दिन पहले फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक पैसेंजर चार्टर बनाया है कि उसका चार्टर का मतलब है कि हम आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे, जेट एयरवेज यहां से यहां जा रही क्या करेगी उन्हें हम बताएंगे, लेकिन साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि सिर्फ जेट एयरवेज नहीं, यहां पे सफर करने वाले हर पैसेंजर को अधिकार क्या है, कैंसिलेशन फी कितनी होनी चाहिए, आपको बैगेज के रूल्स क्या होने चाहिए, यदि किसी कारण बैगेज खो जाता है तो उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन क्या मिलना चाहिए। इसके लिए हमने चार्टर बना के सबके सामने रखा है। ये बात सही है कि कुछ हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां नाराज है, लोगों से व्यू मांगे हैं, राइट? लोगों ने व्यू मांगे, लेकिन इसमें थोड़े लोग तो खुश है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां भी कुछ नाराज है। महाराजा हमारे एयर इंडिया कोई खरीदने को राजी नहीं हो रहा सर। इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बड़ी विरासत है, लेकिन मामला अटक रहा है। क्या इस टर्म के पहले, 2019 के चुनाव के पहले एयर इंडिया का सेल हो जाएगा? देखिए, एक मोदी सरकार की सोच क्या है उसके बारे में आप देखिए कि एक समय तो हमने एयरलाइन को पूरी मात्रा में डिरेगुलेट किया, राइट, उड़ान जैसी नई योजना लाई, नए हवाई जहाज, हवाई अड्डे भी बना रहे, नए जहां पर लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे वहां तक आज हमारी हवाई सेवा बढ़ गई। यानी हवाई सेवा का विस्तार हम लोगों ने, सरकार ने किया, लेकिन साथ में यही सरकार ने यही भी सोचा कि एयर इंडिया ठीक तरह से चलाने की यदि हमारी स्थिति नहीं है, क्योंकि स्थिति यदि अच्छी होती तो एयर इंडिया ठीक चलनी चाहती थी, ठीक बात, पिछले सरकार से समस्या चलती आ रही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत पारदर्शी तरीके से
लोगों के सामने रखा। अभी उसका यदि आपको कोई शेयर ट्रांसफर करने हैं तो ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर करने वाला भी तो चाहिए। ट्रांसफर और तो है ही भारत सरकार, लेकिन ट्रांसफर ही भी होनी चाहिए, खरीदार भी होने चाहिए, तो ही कोई बेचा जा सकता है। तो ये कोशिश करने के बावजूद भी किसी ने इसमें लाने की इच्छा दिखाई नहीं है। तो अभी इसका सोचना पड़ेगा कि एयर इंडिया ठीक तरह से किस तरह से चले और साथ ही में सरकार को उसका नुकसान भुगताने की स्थिति ना है, आम आदमी को भी फायदा हो और वहां काम करने वाले लोगों के बजाय बेचने के फिर सरकारी से ज्यादा अच्छे तरीके से चलाए, वो विकल्प बेहतर है। नहीं, अभी ये विकल्प को बारे में अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इसीलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि उसके बारे में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना हुआ है, हमारे अरुण जेटली जी उसके अध्यक्ष है। अभी वो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तबीयत ठीक हो रही है, मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं और अच्छी बने। तो हम उसके ऊपर सोचेंगे और निर्णय करेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूं कि हमारी सरकार की नीति कितनी साफ है और कितनी स्पष्ट है, इसका एक उदाहरण है कि एयर सेवा सब जगह ठीक करने के लिए भी हम लोगों ने काम किया और साथ में जो सरकार की स्वामित्व की जो कंपनी है उसको भी ठीक करने की कोशिश की। देखिए, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी जो बड़े बड़े काम हुए उनसे छोटे मोटे झटके लगे, उससे इकोनॉमी उभर चुकी है। इस बार जो जीडीपी के आंकड़े बड़े दमदार आए हैं, तो ब्रॉडली तो ये समस्याएं अब खत्म हो चुकी है सिस्टम में। लेकिन आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थोड़ी समस्याएं अभी भी है जीएसटी में, खासतौर से एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो निर्यात कर रहे हैं, उनके इनपुट क्रेडिट रिफंड वगैरह अभी भी अटके हुए हैं। आपकी मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है इस पर? नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे आज भी निर्यातदारों की समस्या बरकरार है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी रिफंड नहीं मिले हैं जी। तो इसीलिए अक्टूबर में ही मैंने जब चार्ज स्वीकारा था, हमने सभी एक्सपोर्टर्स को बुलाया था, उनसे लेके जो भी समस्या जीएसटी तक सीमित थी, सिर्फ रिफंड नहीं, पूरी जीएसटी के रेजिम से, उसके बारे में हमने जीएसटी काउंसिल को अवगत किया और मुझे कहने के लिए खुशी है कि बहुत सारी समस्या हल हो गई। लेकिन उसके बाद में रिफंड की एक नई समस्या खड़ी हुई है, उसमें से काफ़ी रिफंड दे चुके हैं। लेकिन हमारी ये लगातार कोशिश है कि जो थोड़ा कोई कम्युनिकेशन गैप है कि कितना रिफंड होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का कहना है, और कितने रिफंड चाहिए ऐसे एक्सपोर्टर का कहना है, उसको ठीक करने के लिए लगातार हम लोग हमारी रिप्रेजेंटेशन एक्सपोर्टर की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को भेज रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी इस समस्या को भी उलझाने में, ठीक करने में हम लोग कामयाब रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धीरे धीरे हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, अब आखिरी साल है और वैसे तो मेरा जी बिजनेस पर आपका इंटरव्यू पूरी तरह से कॉमर्स, इंडस्ट्री, एविएशन पे होना चाहिए, लेकिन एक आध सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काम आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आपने खुद ने बताया, फिर संपर्क और समाधान की जरूरत है क्या? देखिए, ये इससे चुनाव से ही सिर्फ सीमित रास्ता नहीं, हमें चाहते हैं कि हमारे सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने ये सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिक जिम्मेदारी है जी। ये इसीलिए है क्योंकि जनतंत्र में यदि सरकार क्या काम, सरकार को जनता चुन के देती है, उसका जवाब 5 साल के बाद हम देंगे, आपको चुनना है नहीं चुनना है, इस तरह का अप्रोच कुछ सरकारों ने लिया होगा, लेकिन हमारी सरकार इस तरह से नहीं मानती है। हम चाहते हैं कि जनता और हमारे बीच में कोई भी एक दरार न रहे, हम उनको जाके मिलते रहे, उनके साथ बातचीत होती रहे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बात पूरे बूथ तक की है, यानी बूथ तक जाके लोगों को मिलकर सरकार की योजना उनको तक पहुंचाने की कोशिश करें, वो पार्टी का काम होता है। साथ ही में ऐसे कुछ देश में जाने माने लोग हैं, जैसे कि हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कल रतन टाटा जी को मिले जी, या माधुरी जी को मिले हैं, मैं भी कल 2-3 जजेस को मिला, आज भी आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी जनरल, उनको भी मिल रहा हूँ, नेवी के चीफ जो रिटायर उनको भी मिल रहा हूँ। कोशिश ये रही है कि उनको भी बताएं, क्योंकि हम सिर्फ बूथ तक जाते क्योंकि वो तो वोट देने वाले। सर, इन लोगों को तो पता ही होता है, ये तो सब यदि पता होगा तो अच्छी बात है, बातचीत होती रहेगी जी। देखिए, मुझे ये पता नहीं इसमें किसी को एतराज क्या होना चाहिए, और कुछ लोग जाना मिलना चाहते हैं, आप भी मिले उनको, जरूर मिले तो उनके लिए और अच्छी बात होगी। हमारी ये कोशिश है कि हमारे और लोगों के बीच में, वो आम आदमी हो या ओपिनियन मेकर्स हो, इनमें कोई भी किसी भी तरह का फासला न रहे, हम उनको मिलते रहे, बातचीत जारी रहे और उसके भी सुझाव मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी मैं बहुत सीनियर जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिला था, उनको अच्छे सुझाव दिए और वो भी क्या समझते, देश ठीक चलना चाहिए, उनका कोई दल से संबंध नहीं है, उनका देश से संबंध है। एक दल देश चला रहे, इसके लिए उस दल की जिम्मेदारी बनती है कि देश को हमारे कार्यकाल में और अच्छा किस तरह से किए। आप मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, सरकार भी महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना की है, प्यार और तकरार का रिश्ता है वहां पर आपकी सरकार का। और मैं ये सोच रहा था जब आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो कि
सुरेश प्रभु साहब से बेहतर आदमी कौन हो सकता है शिवसेना और बीजेपी के बीच में एक अच्छा सेतु, एक अच्छे संबंध बनाने के लिए? तो ये तो एकदम सही काम के लिए आप सही आदमी हैं। देखिए, वो वैसे तो हमारी जो पार्टी बताएगी कौन काम कर, लेकिन कल भी उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात हुई, अध्यक्ष जी मिले थे, और मैं उद्धव ठाकरे जी मेरे निजी मित्र भी है, काफ़ी समय से मेरे उनके संबंध रहे, काफ़ी समय से, तो उनके पारिवारिक संबंध भी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो पार्टी मुझे काम देगी वो काम करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी एक कोशिश जरूर रहेगी कि हमारी पार्टी और समाज के बीच में, मेरी पार्टी और दूसरे पार्टियों के बीच में, मेरी पार्टी और पूरे विश्व के साथ साथ भी हमारे रिश्ते और बनते रहे। ये काम तो मेरा प्राथमिक काम है, और ये काम करने की जिम्मेदारी जो भी प्रधानमंत्री जी देंगे वो सरकार की तरफ से करेंगे, जो पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे उसको हमारे दल की तरफ से करेंगे। और इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन होने के बाद, इतना बड़ा एक्सपीरियंस मंत्रालयों को संभालने के बाद भी आप जितने विनम्र हैं, ग्राउंडेड हैं, वो आप बने रहें और इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। सुरेश प्रभु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर और साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगले 1 साल में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में और साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में बहुत कुछ काम होने वाला है। एक्शन अभी भी काफी कुछ बाकी है। जी बिजनेस पर इस खास बातचीत में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।